जूम कौन करेगा? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरे सारे के सारे मतलबी बच्चे आ चुके हैं क्लास में एंड वो मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं? एम आई ऑडिबल और विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, परफेक्टली क्लियर वॉइस आ रही है, परफेक्टली क्लियरली मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो मुझे जल्दी से फटाफट से छेती से चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऑडिबल, विजिबल? हाय हाय परवीन, हाय लीजा, हाय कुशल, हर्षिता, कृति, पायल, रिधिमा, शिवम, नंदिनी, अनन्या, आराध्या, देवांशी, अंकिता। ओके बस आंखें भर आई मेरी, इतना ज्यादा जूम नहीं है चैट। ठीक है, परफेक्ट। रुक जाओ यार, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। थोड़ा सा जूम करनी पड़ जाएंगे आप लोगों की चैट्स, हल्की सी, बहुत ही ज्यादा हल्की सी चैट्स को जूम कर लेती हूं मैं। ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? कैसा रहा कल का दिन? अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। हाय, गुड इवनिंग। आई एम फाइन, फाइनली, लकीली आई एम फाइन, ऑलमोस्ट फाइन। थोड़ा सही होती जा रही हूँ मैं तुम लोग के साथ क्लास ले लेके। ठीक है, सब क्लियरली आ रही है वॉइस सब मजे में एकदम बढ़िया। चलो, क्या बात है। आई एम गुड बेटा। Alright, so welcome to the session, welcome back to the class। हम आ चुके हैं लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, विच इज बेसिकली चैप्टर 3 ऑफ आवर क्लास 11th केमिस्ट्री, है ना। तो आज इसका एक फाइनल सेशन होने वाला है जिसमें बेसिकली आज सच हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, आज मैं कराने वाली हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, अब बहुत सारे मुझे लास्ट टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप ना, ऑफ कोर्स क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक को छोड़ दें हम तो जनरली जो हमारी केमिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगाते हुए चलते हैं, तो मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे कि मैम वो तो हो जा रहा है, बट जो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो ना, यानी कि जो आप सीपीपी दे रहे हो उसमें डाउट्स आते जा रहे हैं, उसमें हमें समझ नहीं आ रहा है या उसमें हमें ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है। और देखो यार, जो सीपीपी के क्वेश्चन है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। वो आपके एनसीईआरटी के और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार स्कूल्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, डार्क चॉकलेट नहीं हुआ कुछ ऐसा कि मैंने पहले सोचा, फिर मैंने उसका प्राइस देखा, तो जो ब्लिंकिट पे अवेलेबल थी वो 250 रुपए वाली थी। तो यार देखो, अब इतना भी ऐसे तो टेस्ट आ जाएगा, समझ रहे हो, 250 रुपए वेस्ट करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। बात को समझो तुम लोग थोड़ा सा, ठीक है। 250 रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए टेस्ट धीरे धीरे वापस आने लगेगा। 250 रुपए उसके लिए नहीं लग सकते। सुनो मेरी बात, इधर आ जाओ, ठीक है, इधर पे आ जाओ। हाँ, तो वो जो सीपीपी है, यस सीपीपी इज इनफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सीपीपी है आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड आगे से मैं ये चीज ध्यान रखूंगी कि अगर आपको ऐसे डाउट्स आ रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आ चुके थे सीपीपी से रिलेटेड, तो आप टेंशन मत लो। मैंने अब ऐसे सोच लिया कि मैं आपको सीपीपी के क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स डाउट सेशन में कुछ उठा लिया करूंगी। ठीक है, तो यस, चलो खैर, हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, है ना। हमने इसमें स्टार्ट करा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से, है ना, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, है ना। उसके बाद हमने इसके बारे में जाना कि डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये हमने कुछ चीजें जानी। उसमें आपने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली, मतलब आप समझ रहे हो हमने 6 दिन पूरा दे दिया उन्हीं टॉपिक्स को समझने में। ठीक है, बस एक दिन हमने दिया था स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में, 5 क्लासेस में आपने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को जाना है। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये आप जो करा रहे हो उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो अगर आपने सीपीपी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। तो आज हम उन चीजों को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपकी है पीरियोडिक टेबल, जो आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो आप देख रहे हो वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड क्योंकि पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ ही सकती है क्वेश्चंस में, तो हमने ले ली थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक पॉलिंग स्केल बोला था, है ना, तो बेसिक्स आपके में टॉपिक है, आपके में इससे रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो आपको बस बेसिक ही जानना है। तो कल ही बता के गई थी यार, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी होती है जो कि होती है 4, तो पॉलिंग स्केल बस इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फ्लोरीन की याद कर लो, फिर उसके बाद 0.5 माइनस करते जाओ तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन की आ जाएगी। देखो सब में 0.5 का डिफरेंस है ना, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, बस ये याद करना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की 2 होती है, लिथियम की, दरअसल आपको ना 2 वैल्यू सबसे ज्यादा याद करनी होती है, लिथियम और फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, ये कुछ ऐसी हैं, साथ ही साथ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो मैंने कल आपको बताई थी, जो आपको लर्न करनी होती है। तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू आती है, जो कि मैंने कल भी आपको याद कराया था, आपको ये लर्न ही करनी है एज इट इज। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में जाके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल एक बेसिकली स्केल थी, क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते,
सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम कैसे रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्केल से रिलेट करके। जैसे फ्लोरीन की 4 फिक्स कर दी, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी फिक्स कर दी। अब बाकी एलिमेंट से उससे रिलेट करके निकाल ली जाती है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल सकती है। लेकिन आपके में ये सब फॉर्मुलाज वगैरह नहीं पूछे जाते, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। रेडी फॉर द क्वेश्चंस? आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? सब तैयार है? चलो चैट बॉक्स में कोशिश करना आंसर देते जाओ आप, साथ ही साथ मैं चैट्स रीड करूंगी, ठीक है। और अगर हो पाएगा तो मैं जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लिख दूंगी, अगर मैं देख पाऊंगी चैट्स में, ठीक है। चलो थोड़ा जुकाम है मेरे ख्याल से। आवाज सही आ रही है सबको? आवाज सही आ रही है सबको? क्या बात है। चलो भाई, आई एम फाइन, ऑलमोस्ट फाइन हूँ। वो ऐसा हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा बुखार हो जाए, बहुत ज्यादा फीवर होता है तो दवा खाते हैं, फिर और ज्यादा हो जाता है तो दवा खाना छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप सही होता है। तो कल से कोई दवा नहीं खाइए तो बेटर, आई एम फीलिंग बेटर बेटा, आई एम फीलिंग बेटर। चलो ठीक है। पोल यार तुम्हें पता ही है, पोल में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आप क्या ही पोल करोगे, ठीक है। तो इसीलिए पोल नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है। एक बार बताओ, इस संडे को मैं पोल टेस्ट ले लूं क्या? इस संडे को चैप्टर 1, 2, 3 पोल टेस्ट ले लूं? बहुत दिन से तुम लोग पोल बोल रहे हो, मैंने शायद एक बार बोला भी था पहले। बता दो यार, जल्दी से बता दो। इफ यू आर रेडी तो मैं एक बार बात कर लूंगी, मैं एक बार पूछ लूंगी। अगर इस संडे को मुझे कोई क्लास मिल पाएगी तो एक पोल टेस्ट ले लेते हैं, उसमें 1, 2, 3 सबके चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। बेसिक इन द सेंस मतलब एमसीक्यूज जो आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं वो ले लूं? बोलोगे तो ले लूंगी, 1, 2, 3 का ले लूं। बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। सब इसके लिए तैयार? चलो मैं आपको ये इसके बारे में बताती हूँ, मतलब मैं अभी पूछ लूंगी इस क्लास के बाद ही। अगर ये सेशन हो पाएगा तो मैं इस संडे को आ जाऊंगी। चलो ठीक है, बहुत सारे ऐसा आ गए। चलो ठीक है, तो इस संडे का 1 घंटा कोई निकाल लेंगे, मॉर्निंग का या इवनिंग का, आप देखते हैं। और आपके एप्लीकेशन में मैं ये नोटिफिकेशन भिजवा दूंगी कि संडे को कब क्लास होगी। और 1 घंटे की क्लास, या हाँ 1 घंटे के आसपास तो यार लगेगा। 3 चैप्टर के एमसीक्यू उठा लेंगे, ठीक है। जितने एमसीक्यू पॉसिबल है तीनों चैप्टर के एमसीक्यू करा दूंगी। चलो डन, ठीक है ठीक है। बहुत दिनों से तुम लोग का पोल सुन रही हूँ ना। चलो ठीक है, ये डन हो गया मेरी तरफ से। अब यहाँ पे आ जाओ। Which important property did Mendeleev use to classify the elements in this periodic table and did he stick to that? अब पहली बात मेरी बहुत ध्यान सुनो, क्वेश्चंस कराने के पहले आप ये समझो, जो भी आपके सीपीपी मैं आपको देती हूँ उसमें आपके एनसीईआरटी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। आप जब 11th क्लास में होते ना बेटा, मैं आपको बहुत सेशंस में ये बात बोल भी चुकी हूँ, क्लास 11th में ज्यादातर ऑफ कोर्स क्योंकि टीचर्स ही एग्जाम बनाने वाले, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। 99% चांसेस होते हैं क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा आपके 11th में, है ना। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपके सीपीपी में ऐड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें करवाते हैं। और ये मत सोचना है थियोरेटिकल है, ऐसा है वैसा है। जो क्वेश्चंस करा रही हूँ दे आर इंपॉर्टेंट, तो उसको समझते हुए चलना। क्या हमें मेंडलीव के बारे में पढ़ा है हमने? यस मैम। कि मेंडलीव ने क्या बताया था हमें? मैम पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। बोल रहे कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मेंडलीव ने जो कि यूज करी थी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया था? तो हम सभी को पता है एटॉमिक मास। आंसर विल बी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे वो कर रहे थे। डिड ही स्टिक टू दैट? क्या उन्होंने इस पे स्टिक किया था? क्या वो उसमें एंड तक रुके थे? आंसर इज यस ही स्टिक टू दैट। इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में भी बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ग्रुप्स बना दो, पीरियड्स बना दो, है ना। तो एक बेसिक सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर ही यूज्ड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। परफेक्ट, सबने करेक्ट आंसर दिया। तो मेंडलीव यूज एटॉमिक वेट। अब आपको पता है बेटा केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री वेट एंड मास आर इक्वल। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ चैप्टर 1 में। वेट और मास केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक ही बात होती है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स वगैरह में ये चीज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। सो यस ही डिड स्टिक टू इट एंड उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में भी, है ना। एक होता है आंसर आना और एक होता है आंसर को फ्रेम करना। एंड दीज आर 2 की फैक्टर्स जो कि आपके आंसर को एक परफेक्ट आंसर बनाती है। आंसर आना अलग चीज होती है, आंसर फ्रेम करना अलग चीज होती है, समझ रहे हो। तो फ्रेमिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अभी इस साल तो चलो ठीक है जैसे भी आपका एग्जाम होगा, बट जब आप बोर्ड्स का एग्जाम देते हो ना, तो आंसर आप कैसे फ्रेम कर रहे हो केमिस्ट्री में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको पता होगी ये चीज, है ना। केमिस्ट्री भी थोड़ी बायो और मैथ्स का कॉम्बिनेशन ही है, तो इसमें लर्निंग भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है, तो दोनों को समझते हुए चलना कि लिखना भी आपको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स।
जो आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े उनके बेसिस पे आपको जस्टिफाई करना है सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट। जो सिक्स्थ पीरियड है पूरी पीरियोडिक टेबल में, उसमें 32 यानी कि 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये आप जस्टिफाई करिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर। अब देखो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर आप मैजिक नंबर्स देखोगे, है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो वो तो सही आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। बट आप ऐसे आंसर लिख नहीं सकते। फ्रेमिंग वाला वर्ड आ गया यहाँ पे। आप लिख नहीं सकते कि यार अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर्स 288, वो सही बात आप कह रहे हो, पर आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे करके दिखाना। आपको क्या करना है, आपको जस्टिफाई, ये बात को समझाना है कि जो सिक्स्थ पीरियड आता है उसमें जो एलिमेंट्स है टोटल वो 32 होने चाहिए, और ये जस्टिफाई करिए क्वांटम नंबर के बेसिस पे। ये जस्टिफाई करिए क्वांटम नंबर के बेसिस पे, है ना। यस, तो अगर क्वांटम नंबर के बेसिस पे करना है तो क्या करोगे, सोचो, ध्यान दो। अगर आप क्वांटम नंबर के बेसिस पे करते हो तो बेटा 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे मैम, अफबाउ प्रिंसिपल लगाइए, अफबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, अफबाउस प्रिंसिपल। मतलब मैम देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5p 5d 5f 6s। इस तरीके से हमारी पीरियोडिक, मतलब इस तरीके से हमारा अफबाउ प्रिंसिपल होता है। आप चाहो तो आगे तक ले जाना, है ना। यस मैम। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई करना सिक्स्थ पीरियड जो होता है, यानी कि जो हमारा सिक्स्थ पीरियड जब स्टार्ट होता है, जो हमारा सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है उसमें 32, उसमें बोल रहा है कि बोलिए जस्टिफाई करिए कि उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। चलो भाई बताओ क्या लगाना चाहिए, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या करना यार। देखो आंसर आपको भी बताना है आंसर, ऐसा नहीं है कि मैम यही होगा, 32 क्यों होगा ये बताना है तुम्हें। वाई देयर विल बी 32 एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड, मैजिक नंबर से बताना नहीं। और ये भी याद रखना, अगर तुम सोचो तो मैजिक नंबर्स के बेसिस पे बता दोगे तो वो आप कर नहीं सकते, है ना। बताओ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। इसको वहीं पे रख दो यार। आया n+l रूल, वेरी गुड वेरी गुड, वही सारी है, n+l रूल, n+l रूल देख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, यहाँ पे आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो इसको, 6p 6d एंड सो ऑन 7s, है ना, ऐसे ये बढ़ सकता है। यस मैम। अब बेटा देखो 6s के बाद क्या है, ये इस तरीके से चलती है, ऐसे, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। यस मैम। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास 6। आपको अगर याद हो मैंने अफबाउ प्रिंसिपल में क्या बताया था, इसका मतलब होता है n = 1, इसका मतलब होता है n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, है ना। एक बात बताइए मुझे, अगर वो मुझसे बोल रहा है सिक्स्थ पीरियड का मतलब आप क्या समझते हो बेटा, पीरियड कैसे निकालते थे आपको याद है मैम, पीरियड निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मैम हम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि जो n की वैल्यू होती है उससे मैम हम पीरियड निकाल सकते हैं। n = 6 यहाँ पे आ रहा है, n = 6 में कौन कौन सी शेल्स आएंगी, देखो एक तो मैम 6s आएगा, एक तो 6s आएगा, उसके बाद 4f आएगा, 5d आएगा, 6p आएगा। ये 4 शेल्स आ रही होंगी, ये 4 शेल्स आ रही होंगी हमारी n = 6 में। ध्यान सुनना मेरी बात को, जब मैंने बोला n = मैम ने क्या बोला, सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड का मतलब क्या होता है, अगर क्वांटम नंबर की बात करें तो मैम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकलता है ना। अगर मैं अफबाउ प्रिंसिपल को देखूं तो n = 6 यहाँ पे आएगा, जहाँ पे 6s आ रहे हैं, है ना, 6s जहाँ पे आ रहे हैं वहीं पे आएगा। n+1 n+2 आप लगा सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे n+1 रूल है मैम, ये n+2 रूल है, इस तरीके से आप चलोगे। यस मैम। तो ओवरऑल कौन कौन सी शेल्स आ गई, n+l रूल अगर आप निकालोगे तो हमारे पास आई 6s एक, हमारे पास आई 5d, हमारे पास आई 4f और हमारे पास आई 6p, है ना। तो s p d f ये 4 शेल्स आई हमारे पास। यस मैम। बेटा s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में कितने जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में जा सकते हैं 14 प्लस p में जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। चेक कर लो कितना आएगा, 10 20 26 30 32। तो ओवरऑल 32 एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, क्योंकि 32
इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसमें टोटल इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। नहीं आया होगा एक बार वापस से सुनना, हाँ एक बार वापस से सुनना ये क्वेश्चन, ये आपको सीपीपी में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, है ना, ये आपको सीपीपी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाती हूँ, ध्यान सुनना। वो बोल रहा था आपको क्वांटम नंबर के बेसिस पे, मैं आपको वापस से बता दूं ये मैजिक नंबर से बड़ा इजीली हो सकता था, 2 8 18 18 32 वाला, है ना, लेकिन वो आपको बोल रहे हैं क्वांटम नंबर के बेसिस पे आपको ये चीज जस्टिफाई करनी है, यानी कि समझानी है कि क्यों ऐसा होता है कि जो 6th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो क्वांटम नंबर हमने उठाए, फिर मुझे ये याद आया कि यार क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं ना, पीरियड जब हम देख रहे हैं तो वो क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, एन से, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम किसी भी पीरियड की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है एन की वैल्यू निकालनी है, मैंने आव्वा प्रिंसिपल यहाँ पे लगाया, आव्वा प्रिंसिपल में n = 6 को मैंने उठाया, n = 6, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें 6 आ रहा है हमने उसको उठा लिया। अब 6s जहां पे आ रहा है, यानी कि जो 6 वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसमें कौन कौन सी सबशेल्स ऐड हो रही है, तो मैम 6s 5d 4f, आप देखो ना ऐसे बैकवर्ड एरो चल रहा है ये, फिर उसके बाद यहां से आगे होंगे, तो पहले 6s में जाएगा, फिर 4f 5d 6p, यही तो आपका n+1 n+2 n+3 अगर लगाओगे, n+1 n+2 लगाओगे तो यहां तक की वैल्यूज निकल के आ रही हैं, यानी कि मैम हमारे पास 6s सबशेल है, 5d सबशेल है, 4f सबशेल है और 6p सबशेल है। हर एक सबशेल में अगर आप देखोगे तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं आपको ये नोट करना है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाता है तो वहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो पर्टिकुलर पीरियड में। अगर अभी भी समझ में है तो वापस से सुनना। नाउ द 6th पीरियड करस्पॉन्ड्स टू द 6th शेल। पहले तो ये बताओ आया कि नहीं, 6th पीरियड का मतलब होता है, मैजिक नंबर से नहीं कर सकते बेटा, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया क्वांटम नंबर, मेंशन नहीं करते आप मैजिक नंबर लिखते, पर मेंशनड है, मेंशनड के टाइम पे आप ये सब नहीं कर सकते। नाउ 6th पीरियड करस्पॉन्ड्स टू 6th शेल। हमें पता है अगर हम 6th पीरियड की बात करें मतलब 6th शेल की बात करें, यही तो मतलब हुआ, शेल से ही तो पीरियड नंबर निकलता है, शेल से पीरियड नंबर निकलता है, क्या आपको याद होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रुप निकलता है, ये भी आपको याद होगा। नाउ द ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द शेल्स आर 6s प्रेजेंट थी, 4f प्रेजेंट थी, 5p और 6d। ये देखो अगर मैं n = 6 की बात करूं तो उसमें कौन कौन सी शेल्स प्रेजेंट है, मैंने इनको उठा लिया, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐड कर दिया। नाउ सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियड में वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हो आप। सो इन द शेल देयरफॉर 6th पीरियड शुड हैव 32 एलिमेंट्स, क्योंकि इट हैज 32 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ मैम एक बार मैजिक नंबर वाला भी करा दो, एक बार उसे भी करा दो। मैजिक नंबर में क्या है बेटा, 2 8 8 18 18 32, उसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6, लो उसमें तो डायरेक्ट है कि 6th वाले को 32 नंबर तुम दे दोगे। मैजिक नंबर्स तो आपको बेटा डायरेक्ट बताते हैं कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, याद है कि नहीं याद है, ये आपको डायरेक्टली मैजिक नंबर्स बताते थे, तो पीरियड 6 में 32 आ जाएगा। तो मैजिक नंबर से तो आपको तब लगाते थे जब आपको कोई क्या बोलते हैं उसको पोजीशन लिखनी हो और आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर समझना है, तो आप मैजिक नंबर्स लगा सकते थे। मैजिक नंबर्स आपको उसके लिए नहीं काम आएगा कि आपको डायरेक्टली लिखने के काम आ जाए, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, क्या बात है, बहुत यार ये अच्छा था, ये पहली बार हुआ है क्लास में, इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कितने टाइम बाद तुम लोगों ने ये काम किया, वेरी गुड वेरी गुड, कितने टाइम बाद तुम लोगों ने ये काम किया कि तुम लोगों ने खुद से लिख दिया कि मैम आ गया समझ में, क्या बात है, ठीक है। तो सही किया ना, 6s आ गया, 4f आ गया, 5d आ गया, 6s 4f 5d और 6d आ गया, spdf, है ना। तो इसको देख लेना एक बार, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 5p लिखा है मैंने, अच्छा एक सेकेंड 5p 4d आ रहा होगा, 5p 4d आ रहा होगा, हाँ वेट इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, 5p 4d सॉरी 5p, अरे कहाँ जा रहा है भाई, 5p और 6d आ रहा होगा, 5p और 6d आ रहा होगा, 5p 6d 4 क्या आ रहा होगा, 6s आ रहा है, 6th वाले में 6s आ रहा है मैम, 5p आ रहा है, 4d आ रहा है और 4f आ रहा है, ऐसे आ रहा है क्या, ऐसे आ रहा है क्या, 4f 5p 6d 4f 5p 6d 6s, हाँ ठीक है मेंशन कर लो, बाकी मतलब सही था, 2 10 सॉरी 6 10 14 सही लिखा था, बस ऊपर SPDF को इधर उधर मेंशन कर दिया था, इधर इसको मेंशन कर लेना, इसको मेंशन कर लेना, 6s पहले आएगा फिर उसके बाद, मतलब अगर आप ये रो देखोगे तो मैंने उसको दोबारा मार्क कर दिया, वरना ये देखो 6s आएगा, यस मैम, उसके बाद यहाँ पे 5p आएगा, उसके बाद 4d आएगा और 4f आएगा, ये थे अपने, है ना। एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेना प्लीज बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, मैं इसको वापस से लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक बार वापस से लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखो
5s 4sp df 5s 5p 5d 5s 6s, ये आ रहा है। इसके बाद आप 6s में पहुंचने के लिए कहां तक आओगे, पहले आप 6s पे आओगे, 6s पे आओगे, साथ ही साथ आप ये वाली चलाओगे 5p 4d 4f, हाँ 5p 4d 6d और 4f, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मेंशन कर लेना, इसको मेंशन कर लेना, 4d लिखा है, ठीक है 5p 4d 6f, ओके 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 वेट सॉरी, हाँ सही कर लेना, 6s 5p 4d 4f, 6s 5p 4d 4f, हाँ हाँ प्लीज सही कर लेना इसको, मैंने 6 लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो होगा तो यही सब, उल्टा तो नहीं लिख रही हूं मैं। 6 अरे यार 6s 4p 6s आ रहा है, 4d आ रहा है, 6s आ रहा है, रुको एक सेकेंड, उल्टा तो नहीं लिख दे रही हूं मैं। 6s 4f 5p 6d, पहले से ही लिखा था 6d p d f, हाँ अभी सही है ना, अभी तो सही है ना, 6d 5p 4f 6d 5p 4f 3d, मैंने पहले से ही लिखा था, तुम लोगों ने वो करवा दिया है क्या, पहले से ही लिखा था ना, पहले वाला ही सही था यार, क्या तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। 2 6 f में आएगा 14, d में आएगा 10, 24 30 32, सही तो है यार, पहले ही सही था यार, पहले ही सही था, किसी ने वो लिख दिया ना 4d, तो मुझे लगा 4d मैंने गलत लिख दिया, वहां पे तो सही था यार, पहले एकदम सही था, दैट वाज करेक्ट, 5p 4d 6d, 4f लिखा है ये, ठीक है, तो 4f आएगा और यहाँ पे 6d आएगा, हाँ अभी सही है। नहीं चलो मैं रिपीट करती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, तुमने मुझे तो कर ही दिया था, मैं बताती हूँ वापस से। वो बोल रहे थे आपको कि 7th अगर हम 6th पीरियड ले रहे हैं, 6th पीरियड का मतलब है n = 6, के पहले n = 6 का खेल समझो, अगर आप n = 6 समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे ये चीज, अरे सॉरी, अगर किसी को लग रहा है मैं वापस से इसको रिपीट कर रही हूँ, पहले एकदम करेक्ट लिखा था, पूरा कंफर्म एकदम करेक्ट चीज लिखी हुई थी वो, उसमें बस मैंने गलती से, मुझे लगा यहाँ पे मैंने 4f लिखना है, तो वो कंफ्यूज होके उसको उल्टा लिख दिया, टेंशन मत लेना, वापस समझाती हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, आपको n = 6 पे जाना है वापस से। जब मैं n = 6 लिखती हूँ यहाँ पे, अगर मैंने n = 6 पे देखा और अगर मैंने n+l रूल लगाया, तो मुझे पता चल जाएगा कि 4 वो सबशेल हैं जिसमें हमारा 6th रो वाले ग्रुप्स आ रहे हैं, है ना, यानी कि जो 6th पीरियड वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएगा, और जब ये हमारे 6 वाले ग्रुप के 6 वाले पीरियड के हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो मुझे उठा के उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। आप ये सोच रहे हो कि मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, तो ध्यान सुनना, जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी पीरियड के निकाल लोगे, तो आप उससे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे क्वांटम नंबर्स की कहानी हो रही है, जो सबसे पहले मैंने लिखा था वही सही था। 6th पीरियड करस्पॉन्ड्स टू 6th शेल, उसमें टोटल 6 शेल की हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास 4 सबशेल्स दिख रही थी। जैसे हमारे पास 4 सबशेल्स दिखी और मैंने उनका सम निकाला, तो यहाँ पे ये चीजें हमारी मिल जाएंगी। जैसे आप उसके नंबर ऑफ सबशेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताएंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वही होगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में लिखा था दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, मार्कर गिर गया। अब बताओ, आया समझ में? अब बताओ आया? 6s 4f 5d 6p, 6s 4s 5p 5d। और अगर किसी को नहीं आया तो मैं एक लास्ट टाइम इसको लिख दे रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। रुक जाओ, मैं इसको एक लास्ट टाइम लिख दे रही हूँ, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन आई होगी तो अब आ जाएगा, टेंशन मत लेना यार। देखो, n = 1, n = 2, n = 3 4 5 6, ये कर लो। उसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s, ठीक है। मैं वापस से इसको कर दे रही हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन आई होगी तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है,
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करते हो, ये है ना, ये फिलिंग होती है। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया 6s, ठीक है, हमारे पास आ गया 6s, हमारे पास आ गया 5p 4d, हमारे पास आ गया 5p 4d। जो मैंने पहले लिखा था ना वही वाला ऑर्डर आप लिखो, जो पहले लिखा था ना वही वाला ऑर्डर लिखो, 4f 5p 5d 6s 6s 4f 5d 6p, आप यही वाला ऑर्डर लिखो, 4f 5d 6p, 4f 5d 6p, ये आपकी शेल्स आएंगी। तो आएगा 2 + 14 + 10 + 6 विच इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे आप एलिमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आप n+l रूल लगाओ, आपको जो भी 6s वाले ग्रुप में मिल रहा है उसे आप लिख दोगे, ठीक है, उसे आप लिख दोगे। ये आपका एज इट इज आएगा, ये आपका एज इट इज आएगा, मतलब आपने 6s उठा लिया, उसके बाद आपने जो भी नेक्स्ट, देखो जैसे ही 6s में इलेक्ट्रॉन गए, बेटा कंफ्यूज नहीं हो, जैसे ही 6 कोई बोल रहा है 4f कैसे आ रहा है मैम, जैसे ही आप 6s में इलेक्ट्रॉन भेजोगे उसके बाद आप वहां से मेंशन करना स्टार्ट करोगे, वहां से भेजना स्टार्ट करोगे, तो वो आपकी पूरी की पूरी लाइन उठा के ला रहे हो आप वही लाइन उठा के इसको रख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आ गया 32 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो जल्दी से मेरे पास क्लियर आ जाए, बहुत सारे बहुत सारे, क्या बात है, बहुत सारे क्लियर आ जाने चाहिए। आया कि नहीं आया, पक्का वाला आया? कोई कह रहा है मैम कंफ्यूजन किसी को हो रही है, पक्का क्लियर, बहुत सारे क्लियर, चलो ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी कहानी थी, आपने क्या करना है, आपको पीरियड नंबर देख के उसमें उस एलिमेंट को उठा लेना है, ठीक है ठीक है ठीक है। 6s वाला क्यों नहीं लिया, आप क्यों कंफ्यूजन है यार, लिख तो दिया 6s वाला, लिख तो दिया 6s वाला, आप क्यों कंफ्यूजन आ रही है, आप क्यों कंफ्यूजन आ रही है भाई, क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ, मैं एक बार ऐसा करूंगी, सारे क्वेश्चंस को वापस से रिपीट भी कर दूंगी एंड में। नाउ इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, वेयर विल यू लोकेट द एलिमेंट z इज इक्वल्स टू 114। बहुत ध्यान सुनना, जब भी कभी मैं एलिमेंट्स 30 तक की बात करती हूं तो वो तो जनरल होता है, जो हम तुरंत तुरंत आंसर लिख लेते हैं, है ना। अगर कभी भी 100 से ऊपर एलिमेंट चला जाता है, अगर आपसे तब बोल दिया जाए कि पीरियड बताइए, ग्रुप बताइए, ब्लॉक बताइए, तो आप कैसे करते हो? सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट की लोकेशन बतानी है, तो मैम ने क्या याद कराया था कि बेटा उस टाइम पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। और मैम ने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम कोई भी अपने आप को 30 मार खान नहीं समझेगा, उसे आप वो प्रिंसिपल लगा के कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम 1s, ये भी लिख दूं मैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, कौन है जो ये दीवार तोड़ रहा है भाई, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s, ठीक है। अब बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पूरा लिखने बैठो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 और ये सारी चीजें, तो आप उस टाइम पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम हम तो परेशान हो जाएंगे पूरी तरीके से, इतना तो नहीं लिख सकते। तो आपको मैम ने बोलता आप नोबल गैस को मेंशन कर देना। आप ये सोचो, अगर 114 एटॉमिक नंबर है, 114 एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए अगर 114 एटॉमिक, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, अंशिका ने आगे सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड अंशिका। अगर मैं आपसे बोलूं, कोई तो है जो दीवार तोड़ रहा है, कोई तो है, दया तो नहीं है पीछे यहाँ कहीं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 1s 2s करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोई नोबल गैस उठा लेंगे। अब सोचो इसके आसपास कौन सी नोबल गैस आएगी, कौन सी नोबल गैस आएगी, जल्दी से इसके आसपास कौन सी नोबल गैस आएगी? वेरी सिंपल, आई गेस आप आंसर बता ही चुके होगे अभी तक, है ना। तो आंसर है रेडॉन, रेडॉन विल बी द नोबल गैस, रेडॉन विल बी द नोबल गैस, है ना। अनक्वाड्रिट्रियम नहीं आएगा, अनक्वाड्रिट्रियम उसका, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो वो नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में आ जाएगा, वो नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में आ जाएगा बेटा, वो नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। चलो इधर पे आ जाओ। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि मैम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं, ये हमारी डिफरेंट, वेरी गुड। अच्छा बहुत सारे बच्चे जिनॉन लिख रहे हैं, एक बात बताओ, जो लोग जिनॉन लिख रहे हैं, एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर आप देखो क्या है,
उसका एटॉमिक नंबर आप देखो क्या है, 114 एटॉमिक नंबर है बेटा, एटॉमिक नंबर है 114। इतने ज्यादा एटॉमिक नंबर जब होता है तो उस टाइम पे आप किसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, कि जो भी नियरेस्ट टू नोबल गैस है, नियरेस्ट टू नोबल गैस पे आओगे ना, नियरेस्ट नोबल गैस पे आओगे। वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर इज रेडॉन। अच्छा, रेडॉन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉन? अगर मैंने आपसे बोल दिया रेडॉन, तो रेडॉन का मतलब आप क्या समझते हो? रेडॉन का मतलब आप क्या समझते हो? आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, बताओ। रेडॉन का मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए इन द चैट बॉक्स। कोई बोल रहा है मैम रेडॉन कैसे आया? नोबल गैसेस आपने पढ़ी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर इनके देखोगे, एटॉमिक नंबर इनके देखोगे तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर रेडॉन का होता है, विच इज 86। आप एक बात सोचो, आप बाकी एलिमेंट्स को देखोगे तो आप नियरेस्ट नोबल गैस के पास आओगे ना बेटा, जिसमें मैक्सिमम आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तो रेडॉन आएगा क्योंकि उसके पास 86 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो आपने रेडॉन मेंशन कर देना है। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए। चलो तो इसको लिख देते हैं Rn, जिसमें हमने फिल कर दिए 86 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 86 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, 86 इलेक्ट्रॉन आपने उसमें फिल कर दिए। अब देखो, जैसे ही आपने ये देख लिया, अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि मैम हम आ जाएंगे अपने aufbau प्रिंसिपल पे, विच इज 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो मैं यहां से इसमें एरोस बना दे रही हूं। ठीक है, ये ठीक है, फिर उसके बाद ये आएंगे। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो 86 यहां तक आप फिल कर लेते हो बेटा। 7s से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करना है, तो यहां पे आएगा 7s में जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। 7s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है? देखो 7s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है मैम? 5f में जा रहा है। 7s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है मैम? 5f में जा रहा है, फिर मैम 6d में जा रहा है, फिर उसके बाद यहां पे आएगा 7p, 5f और 6d, 5f और 6d। f में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, है ना। तो 86 96 106 106 प्लस 4 110 112, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? 7p में चले जाएंगे, 7p में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ग्रुप, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, 3 चीजें बताओ। उसमें ब्लॉक पूछा नहीं बट फिर भी बता दो, है ना, ब्लॉक पूछा नहीं बट फिर भी बता देना। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। पीरियड क्या आएगा मैम? पीरियड का मतलब होता है n की वैल्यू देख लो, लास्ट n की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा जिसका होगा मैम, वही आपका एलिमेंट का पीरियड बता सकता है। n की वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा इसमें किसकी आ रही है? 7 की आ रही है। यस मैम, तो पीरियड है ये 7th पीरियड में आएगा। क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग समझो। मैंने क्वेश्चन इजी वाले तो रखे ही नहीं, देखो आप ध्यान से देख ही सकते हो ये चीज। अब आपको जनरल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऐसे करो कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। बेसिक क्वेश्चन आप सेशंस में करके गए हो, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के पोजीशन निकालती है, अगर आपको याद हो, बहुत से एलिमेंट के हमने पोजीशन निकालती है, इफ यू रिमेंबर, है ना। लेकिन ये कुछ अलग क्वेश्चन हुआ, तो हमने पहले रेडॉन लिया, बाकी एलिमेंट्स के हमने लिख दिए, यानी कि हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। पीरियड हमें n की वैल्यू, लास्ट कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि n की जो लास्ट वैल्यू है वही आपको पीरियड नंबर बताती है, तो 7 हो गई। अच्छा, ब्लॉक तो बहुत ईजी होता है पता करना, है ना। p ब्लॉक है मैम, p ब्लॉक है, ब्लॉक पता करना इज वेरी इजी। मैम ने कहा था जब आपको ब्लॉक पता चल जाता है ना, तो आप उसके बेसिस पे ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। अगर हमारा p ब्लॉक आता है तो एक बेसिक सी ट्रिक थी कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल में है, सबसे आउटर मोस्ट सब शेल में, है ना। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, p के लिए ये रूल होता है, तो 12 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गए मैम? 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो विच इज इक्वल्स टू 14, तो 14th ग्रुप विल बी इट्स आंसर। ये सारे के सारे आंसर्स हो गए। बताओ आया? ये तो बेसिक पढ़ के गए हो ना तुम लोग। एक बात बताओ, मैंने आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगाए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, कम मिनिमम, मतलब मुझे जितना यार 8-10 तो आपने लगा ही लिए होंगे कि यार इस एलिमेंट का भी निकाल लो, उस एलिमेंट का भी निकाल लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, बस इसमें डिफरेंस क्या था कि ये कुछ बड़े एलिमेंट्स के लिए आ गया था, लेकिन फिर भी आ जाएगा। बताओ, कोई कह रहा है मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा देना। बेटा ये एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, टेंशन मत लो।
आपको पता है क्या लिखना है चैट बॉक्स में? जल्दी से लिख दो तो हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में जो लिखना है, तुमको पता ही है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको क्लियर है? ब्लॉक बोला नहीं गया था बट फिर भी लिख दिया हमने, बोला नहीं गया था। क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसका आंसर हो गया। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी एंड सीबर्ग्स ग्रुप? अच्छा, थोड़ा सा थियोरेटिकल आ गया अगेन। अब देखो लॉरेंस नाम से अगर आप देखो तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? लॉरेंशियम, लॉरेंशियम है ना, जो आपके एफ ब्लॉक में सबसे कॉर्नर में एलिमेंट होता है। ये देखो लॉरेंशियम, ये रहा एफ ब्लॉक का सबसे नीचे वाला एलिमेंट, 103 एटॉमिक नंबर जिसका होता है। दिस इज लॉरेंशियम, दिस इज लॉरेंशियम, है ना। कहाँ गया? हाँ 103, इसका Z की वैल्यू होती है 103। चलो भाई जल्दी से बता दो सीबॉक्स ग्रुप में क्या आया होगा? सीबॉक्स ग्रुप में क्या लगता है क्या आया होगा? सीबॉक्स ग्रुप में क्या लगता है क्या आया होगा? ये बिश्नोई वगैरह वाला लॉरेंस नहीं है बेटा। क्यों ऐसी बात करते हो कि टीचर को जेल में जाना पड़े? हाँ क्यों ऐसी बात करते हो? हाँ नहीं नहीं वो नहीं है, ये वो नहीं है ये वो नहीं है। कह रहा है मैम सलमान खान वाला। नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, हाथ जोड़ के विनती है बेटा, ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई काम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीबॉर्जियम, सीबॉर्जियम, ठीक है, सीबॉर्जियम। एटॉमिक नंबर कितना? 106 होता है कैसे इसका, है ना, 106 होता होगा, चेक कर लेना। हाँ ठीक है, तो सीबॉर्जियम और लॉरेंशियम, ठीक है। तो ये तो यार देखो बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, तो आपको ये बेसिकली कह लो याद करने वाला हो जाता है। हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप? क्या क्वेश्चन है यार ये, इसको तो मैम हमने इतने डिटेल में पढ़े हुए हैं ना, ये सारी की सारी जितनी भी आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई है हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, पता ही होगा। जनरल ट्रेंड पूछ रहा है पहले तो, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं इन अ पीरियड, अगर मैं पीरियड की बात करती हूं और नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगी इन अ ग्रुप, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट अ पीरियड, पीरियड मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो क्या करती है? डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। और इन अ ग्रुप यानी कि डाउन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप का मतलब याद है डाउन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो हमारी होती है मैम वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस हमारी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा रीजन अगर बोले तो तुम रीजन के साथ ही लिख लो यार। अगर कोई बोले रीजन बताओ हमें, रीजन बताओ, तो क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इन अ पीरियड, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट बेसिकली, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, है ना। ये आपके इसके मीनिंग होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या रीजन है यार? सबको पता है, वेरी गुड वेरी गुड, सबने डिक्रीज और इंक्रीज एकदम करेक्ट ऑर्डर लिखा है। लेकिन डिक्रीज करती क्यों आपको ये भी मैम ने बताया था, है क्योंकि न्यूक्लियर, ये इसको ऐसे लिख दो Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, याद है सबको। और यहां पे क्या था? रीजन, क्योंकि मैम जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो इंक्रीज करती है, जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो इंक्रीज करती है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन? तो हमने रीजन से एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, हमने इसको रीजन से एक्सप्लेन। न्यूक्लियर चार्ज लिख दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लो, सारी चीजें करेक्ट होंगी, सारी चीजें बेटा सही होंगी उसमें। न्यूक्लियर चार्ज लिख दो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दो, सारी चीजें करेक्ट होंगी। आई होप सो आप क्वेश्चंस नोट करते हुए चल रहे हो मेरे साथ साथ। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलो अब कोई कह रहा है स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पा रहे, तो बेटा स्क्रीनशॉट्स आई गेस ऐप में अलाउड नहीं होते, तो यस नोट करते हुए चलो ना यार। चलो विद इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है। क्यों मैम? क्योंकि इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, है ना। और अगर रेडियाई की बात करें लेफ्ट टू राइट में, तो जनरली डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे मैम ने Z इफेक्टिव से शो कर दिया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। नोट कर लो, बताओ पता ही है क्या लिखना है, तुमको पता ही है तुम्हें क्या लिखना है चैट बॉक्स में, जल्दी से लिख दो। यू ऑल नो आपको चैट बॉक्स में क्या लिखना है, जल्दी से लिख दो। जल्दी से
तुम लोग बोल रहे हो ये चीज बार बार? आज तुम लोग की बायो वाली क्लास है क्या? बायो बच्चों की आज बायो वाले बच्चों की बायो वाली क्लास होती है, बार बार ये क्यों बोल रहे हो मैम क्लास आज जल्दी खत्म कर देना, मैम आज क्लास ही मत लेना ये सब क्या कह रहे हो? लिख लिया? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। न्यूक्लियर क्लियर लिखो बेटा, न्यूक्लियर नहीं लिख दो। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? क्या हलवा क्वेश्चन है भाई, क्या हलवा क्वेश्चन है। और आपको पता है ये बहुत 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 से स्कूल्स में पूछा जा चुका है, ये हर जगह। अब बहुत से स्कूल्स ही बोल सकते हैं, बोर्ड्स तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये ऐसा है क्वेश्चन जो मतलब 1-2 नंबर में हर जगह ऑलमोस्ट पूछा जा चुका है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? नाम से ही आपको पता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट होंगे। स्पीशीज या एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या स्पीशीज लिख लो, सब्सटेंस लिख दो क्योंकि एलिमेंट नहीं बोलोगे, आयन के फॉर्म में कई बार होते हैं। तो विच हैव सेम नंबर ऑफ, विच हैव, मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, अरे बाप रे, अच्छा मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी ज्यादा है। तभी 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 मैं सोच रही हूँ इतना तो बायो के टाइम पे नहीं हुआ। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं बेटा, अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ होगा नहीं कि आज तुम्हारी मैथ्स की क्लास है तो मैं जल्दी छोड़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा, नेम ए स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। चलो बताओ, फ्लोरीन नेगेटिव के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? फ्लोरीन नेगेटिव का मतलब है मैम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बेटा फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता बताओ कौन होगा? किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब आप नियॉन लिख सकते हो, है ना, या फिर आप एक और लिख सकते हो, सोडियम पॉजिटिव, आप लिख सकते हो Na प्लस, आयन के फॉर्म में लिख सकते हो, आयन के फॉर्म में लिख सकते हो। नियॉन लिख सकते हो, आयन के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख दोगे, ठीक है। अगर आप आयंस के फॉर्म में लिखोगे तो आप लिख दोगे Na पॉजिटिव। अगर आप चाहो तो नियॉन लिख लो, वो भी चलता है ना, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और Na पॉजिटिव मतलब Na से 1 इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाल दिया तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कई बार आपको मैं बता दूं, ज्यादातर होता क्या है ना, इन वाले स्पीशीज में आप आयंस के फॉर्म में लिखने का ट्राई किया करो। लिख सकते हो आप, एज आई सेड आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, बट आप ट्राई करो कि आप इसके फॉर्म में लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्गन। अब आर्गन के लिए जल्दी से बता दो क्या होगा। आर्गन का मतलब मैम 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? सोचो, पोटेशियम के पास 19 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, पोटेशियम पॉजिटिव, इसके पास होंगे 19 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? किसी ने लिखा है Cl नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो 18 हो जाएगा, वो भी सही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कोई भी लिख सकते हो आप। अच्छा, मैग्नीशियम +2 में आप क्या लिखोगे? सोचो, मैग्नीशियम के पास होते हैं मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मैग्नीशियम के पास होते हैं मैम 12 इलेक्ट्रॉन और +2 लिखा है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो सोडियम पॉजिटिव बन गया वापस से, है ना, ये तो Na पॉजिटिव बन गया, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास भी है, 10 इलेक्ट्रॉन वहां पे भी है, चलेगा, चले। आप मल्टीपल आंसर जो बोल रहे हो वो भी सही है। अच्छा, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 37। इसके बाद स्ट्रोंटियम आता है जिसके पास 38 होता है, तो उसको लिख दो Sr प्लस, अच्छा इसमें +1 है ना, तो ये 30 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से दे दिया, 36 हो गया, तो Sr +2 लिखना पड़ेगा आपको, स्ट्रोंटियम +2 कर दो। बताओ क्लियर है ये वाला? सोडियम प्लस द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर भी लिख रहे हैं कि मैम यहाँ पे आप नियॉन लिख दो, जैसे कि है ना, किसी ने यहाँ पे एल्यूमिनियम से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, चलेगा बेटा, चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेना, बराबर होंगे तो चलेंगे। बस वही मैं बोल रही हूँ, कोशिश करो कि आयनिक फॉर्म में इसको लिख के आओ, है ना, एटम के फॉर्म में नहीं, आयनिक फॉर्म में लिख के आओ ज्यादातर। बताओ क्लियर है तो बता दो जल्दी से। क्लियर? परफेक्टली। जैसे बहुत सारे क्लियर आ जाएंगे, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इन द चैट, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अच्छा ये तो आंसर हो गया, आर दोज स्पीशीज, तो ये आपके आंसर्स हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज N3- O2-, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2 और Al+3। व्हाट इज कॉमन इन देम? व्हाट इज कॉमन इन देम? इन सभी में कॉमन क्या है? सोचो। सबसे पहले मैम N3 नेगेटिव, देखो ऐसे तो एज सच कुछ मेजर कॉमन चीज तो हमें दिख नहीं रही है, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इसमें कॉमन क्या है? अब स्पीशीज की बात करिए तो आपको दिमाग में तो आ ही गया होगा, क्या चेक कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। N-3, सबसे पहले मेरे पास N-3, दूसरा मेरे पास O-2, नेक्स्ट फ्लोरीन नेगेटिव, नेक्स्ट सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2 और Al+3,
ठीक है। चलो इसमें जरा आप चेक करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, -3 का मतलब है किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, यानी कि मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और -2 लगा मतलब किसी से उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 8 पहले से इलेक्ट्रॉन थे, 2 किसी से उसने ले लिए, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस लगा मतलब एक और किसी से ले लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस लगा मतलब एक किसी को दे के आया है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का। आप देख रहे हो आंसर खुद से ही तुम लिख दोगे, है ना। मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम कितना होता है? 12 इलेक्ट्रॉन, +2 मतलब किसी को 2 इलेक्ट्रॉन इससे दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम 13 होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्लस लिखा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के आए, 10 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑप्शन में हमने देखा कि ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। इससे आप बोलते हो आइसो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ पूछा नहीं, बट फिर भी हम लिख देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब वो बोल रहे हैं अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैम आपको जब पढ़ा रही थी तो आप बोलते हो मैम क्वेश्चन कैसे आता है, उसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आपको जब मैम पढ़ा रही थी तो आपने बोलता मैम इसका क्वेश्चन कैसे आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। सुनो, आयनिक रेडियाई के बेसिस पे कोई मुझे करके बता सकता है? करने की कोशिश करना, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको तब तक समझाती हूँ इसको। पहला वाला तो आप समझ ही गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इनके आयनिक रेडियस के बेसिस पे। मैम ने आपको बड़े ही देर तक, 1 घंटे तक एक बात समझाई थी, किसी को याद हो तो, कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक और बच्चा आ गया, याद था किसी को? पानू था, पानू का भाई आ गया तो क्या होगा? किसी को याद है? किसी को याद है? हाँ, 2 बच्चे, एक और बच्चा आ गया, तो पहले 2 बच्चों पे मम्मी पापा बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते, तीसरा आ गया तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दी। या फिर 2 बच्चे, एक कहीं बाहर रहने चला गया था, एक कहीं बाहर रहने चला गया था, तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि यार एक कोई बाहर कहीं रहने चला गया है, तो इसका मतलब अब सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन उस एक बच्चे पे रह जाएगी, तो पूरा पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस एक पे लगेगा और अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा। किसी किसी ये बात याद है? याद है तो जल्दी से लिख दो, याद आ गया। क्या तुम्हें ये वाली बात जो मैम ने अभी बोली, ये याद आ गया? याद आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड। तो मैं उसी कंसेप्ट को आपको बहुत देर तक समझाया था, और मैम ने बोला क्वेश्चन आ जाता है बेटा, पर बच्चे समझ नहीं पाते। तो उसमें हमने एक चीज समझी थी, हमने जाना था कि एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है, एक न्यूट्रल एटम होता है। एनायन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोल रही हूं एनायन, तो इसका मतलब होता है एनायन मतलब नेगेटिव आयन, और नेगेटिव किसी में कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं, है ना। कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके आया होता है ना। तो अगर आपको याद हो, एक एटम था, है ना, एटम में से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो मम्मी का जो रेस्ट्रिक्शन है मम्मी पापा की, वो उस पर भी लग गई। यानी कि पहले एक एटम था, ये एक एटम था, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, या ऐसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, अब इस पे भी लगाने लगेगा, तो एटम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। याद है? क्या हो रहा है यार आज? यहाँ चिड़िया की आवाज, तोते की आवाज सब यहीं पे आ रही है आज। हाँ, याद आ गया? क्या बात है, क्या बात है। तो क्या होता था कि वो हम बोलते थे कि मैम एटम का साइज इस वजह से, एटम का साइज जो है मैम वो इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक मम्मी के पास 2 बच्चे थे पहले ही, अब एक कहीं बाहर रहने चला गया, तो दूसरा वाला कहीं बाहर जाता तो मम्मी कहती कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना है, क्योंकि सारा उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उस एक बच्चे पे रह गया अभी। तो यानी कि न्यूक्लियस जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तुमने उससे खींच लिया, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता था, और इसकी वजह से इसका एटम का साइज डिक्रीज करता था। और इसी वजह से मैम ने आपको एक ऑर्डर समझाया था, जो कि था एनायन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, फिर किसी न्यूट्रल एटम की आती है, फिर उसके बाद कैटायन की आती है। तो बस यही आपको यहाँ पे लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर मैम यही लिख देंगे? नहीं, ये नहीं लिखना है। देखो एनायन सबसे ज्यादा कौन सा है मैम? सबसे पहले N-3 है, सबसे ज्यादा नेगेटिव आयन है, ठीक है। उससे कम मैम O-2 के पास है ना। उसके बाद F- के पास है ना। उसके बाद मैम सोडियम प्लस आएगा, है ना। उसके बाद Mg+2 आएगा, और उसके बाद Al+3 आएगा। एक तरीके से आप देखो वो ऑर्डर में ही लिखे हुए थे, तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। बताओ किसको किसको समझ में आ गई ये वाली बात? किसको किसको समझ में आ गई ये वाली बात? Al+3 लिखा है वो, +3। क्लियर हुआ?
भाई जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव आए उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यही तो ऑर्डर पढ़ा था हमने। अच्छा आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन भी करा था n-2 n-3 n-1 के बेसिस पे, वो भी मैंने आपको कराया था उस टाइम पे, तो ये आप लिख दोगे। बताओ किसे किसे समझ में आ गई? n-2 में सबसे ज्यादा है। आप चाहो तो ऑर्डर देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है तो ऐसे कर दो, अरे मतलब ऑर्डर तो सेम ही है यार, ऑर्डर तो सेम ही, इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो Al+3 है ना, उसके बाद Mg+2, उसके बाद Na+1, फ्लोरीन -O-2, N-3, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो, है ना, ऐसे बोला होता तो ऐसे लिख दो। मतलब इन केस आपको समझ में आया कि नहीं आया, इन केस इन शॉर्ट आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ऐसे लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऊपर सेम कहानी लिखी थी, बस वो ऑर्डर उसमें नहीं था। बताओ किसे किसे समझ में आया? तो यार देखो कंसेप्ट पे बेस होता है, केवल कंसेप्ट। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जो लोग उस टाइम पे बोलते हैं ना मैम इतना टाइम क्यों ले रहे हो उस कॉन्सेप्ट को समझाने में, क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन क्या है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ये पूरा का पूरा जो आपने अभी अभी मैंने आपको बताया ना, वो यहां से आ गया। अब जिसने ये पढ़ा होगा उसको तो आ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा समझ ही नहीं आ रहा मैम। बात समझ में आई? चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम्स। बता दिया अभी जस्ट अभी आपको मैम ने बताया है ना। अगर मैं कैटायन की बात करूं, कैटायन क्या करते हैं मैम? कैटायन की अगर आप बात करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। एनायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे के सारे एटम्स में, है ना। लेकिन यहां पे अगर आप बात करते हो तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह गए उस पे। इस वजह से जो हमारा एनायन होता है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है और जो हमारा कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है। भाई एनायन का मतलब क्या है? तुमने एक और इलेक्ट्रॉन बैठा दिया उसको लाके, तुमने बोला ये एक एटम है, अब दोनों में सेम ड्रॉ कर लो, दोनों में सेम चीज ड्रॉ कर लो। आपने बोला कि मैम ये एक एटम था, ठीक है, सिमिलरली ये एक एटम था, ठीक है, दो एकदम सेम साइज के एटम मान लो। तो पेरेंट एटम से एक छोटा और एक बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने बोला कि इसको आप एक एनायन का मतलब है आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कैटायन का मतलब है आपने इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया, बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। बाहर निकाल दोगे बेटा तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और इसको अंदर दे दोगे तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी इलेक्ट्रॉन से छूट के इससे भी बनना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे एटम का साइज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ लिया न्यूक्लियस ने। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी द आंसर, यू कैन से। और यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस एटम पे भी, उस इलेक्ट्रॉन पे भी, सॉरी। सो अ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तुम उससे, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स बचे उसके पास, व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। पॉजिटिव चार्ज उतना ही है उसके पास, पर तुमने उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी तरफ, तो उसकी वजह से एटम का साइज कम हो जाएगा। द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। आप आपकी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होना स्टार्ट हुआ, है ना। और न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा था, वो उसके साथ साथ जो एक नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर भी लगाने लग गया। तो इस वजह से इसका जो यू कैन से एटम का साइज होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताओ किसे किसे समझ में आ गया ये भी? क्लियर 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 क्लियर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आ गया? क्या बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 माइनस है, माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ठीक है। कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक। मैंने आपको बोलता है इससे कोई न्यूमेरिकल ज्यादा आता नहीं है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल ही है। इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल में आपको करना है। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा एक मोल की अगर आप बात करोगे, एक मोल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, एक मोल हाइड्रोजन एटम की अगर मैं एनर्जी निकालूं,
एनर्जी निकालूं, 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 1 मोल, क्योंकि आप देखो किस में निकालना है, जूल पर मोल में निकालना है। तो मोल के टर्म्स में आप क्या बोलते हो, बोलते हो मैम जो भी एनर्जी है इंटू 10⁻⁻18, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी पूरी एनर्जी है इसे आप मैम मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो मैम। बस यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना पूरे पे, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, आ जाएगा आंसर। एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में, किसमें, ग्राउंड स्टेट में। तो बोल रहा है अगर ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की ये एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, तो आपको बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट में मैंने तुमको एनर्जी दी थी हाइड्रोजन एटम की, और आपको बोल रहा है कि अब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो उसकी जूल पर मोल के टर्म्स में, पर मोल के टर्म्स में। और नीचे एक हिंट भी दिया है कि अप्लाई करो आइडिया ऑफ मोल कंसेप्ट टू डिराइव द आंसर। तो आपको ये बात पता है कि वो पर मोल के टर्म्स में कुछ हमसे पूछना चाह रहे हैं, जूल में गिवन है और जूल पर मोल निकालना है। कोई लैग आ गया, लैग आ रहा है, इज देयर एनी लैग? अभी सही है? इज इट ओके नाउ? नाउ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डन, ओके। तो वो हमसे बोल रहा है कि मैं वापस बता देती हूँ, वो बोल रहा था कि यार मैंने जूल 022 इंटू 10⁻23 है ना, ये 1 मोल, अभी सही है, ठीक है, ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम की मैम आप बात कर रहे हो। तो आपने बोला कि एनर्जी इतनी है हाइड्रोजन की, तो 1 मोल हाइड्रोजन की कितनी होगी मैम, उसको मोल से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, एनर्जी उसको मैम मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से।